नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। आज हम बात करेंगे देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जो अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। प्रणब दा की शख्सियत, शालीन व्यक्तित्व और विद्वता के लिए जानी जाती है। एक राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल कभी विवादों में नहीं रहा। अपने कार्यकाल के 3 साल मोदी सरकार के साथ गुजारने वाले प्रणब दा का व्यक्तित्व कैसा था, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें अपने पिता तुल्य बताते हुए भावुक तक हो गए। कुछ वक्त बाद प्रणब दा देश को संबोधित भी करेंगे, उस पर भी नजर हम बनाए रखेंगे। साथ ही प्रणब दा के राष्ट्रपति के बेहतर कार्यकाल के बाद अब क्या उम्मीद होनी चाहिए, देश के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से तमाम पहलुओं पर करेंगे चर्चा लोकतंत्र में। आज हम बात कर रहे हैं देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की, जो अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए। एक शिक्षक से नेता और उसके बाद देश के सर्वोच्च पद तक का सफर तय करने वाले प्रणब मुखर्जी अपने शालीन व्यक्तित्व और विद्वता के लिए जाने जाते हैं। कभी विवादों में नहीं रहा प्रणब दा का कार्यकाल। राष्ट्रपति पद के रूप में प्रणब दा का कार्यकाल कभी विवादों में नहीं रहा। प्रणब दा ने अपने कार्यकाल का 3 साल मोदी सरकार के साथ गुजारा, लेकिन कभी राष्ट्रपति और सरकार के बीच टकराव की स्थिति नहीं आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मौकों पर प्रणब मुखर्जी की तारीफ करते दिखे। यहां तक कि एक मौके पर नरेंद्र मोदी प्रणब मुखर्जी को पिता समान कहते कहते भावुक भी हो गए। पश्चिम बंगाल से रायसीना हिल्स का सफर। प्रणब मुखर्जी का जन्म 11 दिसंबर 1935 में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुआ। 1969 से वो लगातार 5 बार राज्यसभा के सांसद चुने गए। 1997 में वो सबसे उत्कृष्ट सांसद चुने गए। साल 2004 में उन्होंने पहली बार चुनावी राजनीति में कदम रखा और लोकसभा में चुनकर पहुंचे, और उसके बाद 2009 में भी लोकसभा सांसद चुने गए। कांग्रेस में उनका कद काफी बड़ा था और वो गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले तक प्रणब मुखर्जी केंद्र सरकार में वित्त मंत्री रहे। वित्त मंत्री के अलावा प्रणब दा विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे अहम मंत्रालयों को भी संभाल चुके हैं। राष्ट्रपति बनने से पहले तक प्रणब मुखर्जी यूपीए सरकार के संकट मोचक कहे जाते थे। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार में ऐसे कई मौके आए जब उन्होंने बातचीत के जरिए सरकार को संकट से उबारा। इन वजहों से याद किए जाएंगे प्रणब दा। राष्ट्रपति पद पर रहने के दौरान उन्होंने ऐसे कई काम किए जो अमिट छाप छोड़ जाएंगे। प्रणब मुखर्जी ने ही राष्ट्रपति और राज्यपाल के संबोधन से पहले महामहिम लगाने की परंपरा को खत्म किया। प्रधानमंत्री के अनुरोध पर उन्होंने शिक्षक दिवस पर राष्ट्रपति भवन परिसर में बने स्कूलों में छात्रों को पढ़ाया भी। साथ ही राष्ट्रपति भवन में एक संग्रहालय का निर्माण करवाया, जहां आम लोग अपनी इस विरासत को देख सकते हैं। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का बतौर राष्ट्रपति आखिरी दिन है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी 25 जुलाई को देश के प्रथम नागरिक से पूर्व राष्ट्रपति हो जाएंगे। इसके साथ ही रायसीना हिल स्थित 320 एकड़ में बना 340 कमरों वाला भव्य राष्ट्रपति भवन उनका पूर्व पता हो जाएगा, और दिल्ली में राजाजी स्थित 8 बेडरूम वाला 10 नंबर बंगला प्रणब दा का स्थायी पता बन जाएगा। प्रणब मुखर्जी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए बंगले में 2 हॉल के अतिथि कक्ष के तौर पर तैयार किया गया है, जबकि किताबों से प्रणब दा का विशेष लगाव को देखते हुए एक कमरे को पुस्तकालय में तब्दील किया गया है। एक राष्ट्रपति के तौर पर उनका कार्यकाल बेहद शानदार कहा जा सकता है। अक्षय सिंह और ब्यूरो रिपोर्ट एपीएन। तो एक बात तो यहाँ पर साफ है कि प्रणब मुखर्जी जी को कई बातों के लिए याद किया जाएगा। जब भी उनकी जरूरत इस देश को पड़ी, वो हमेशा आगे आए और इस देश को एक रास्ता भी दिखाया। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अपने कार्यकाल के तौर पर राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। और जिस तरह से कार्यकारिणी के साथ संबंध बनाने की बात होती है, तालमेल बनाने की बात होती है, वो तालमेल भी यहाँ पर पूरी तरह से देखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में 3 साल का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कभी भी रायसीना हिल्स और जो पहले रेसकोर्स रोड था, अब लोक कल्याण मार्ग है, वहां पर कभी भी तनातनी नहीं देखी गई। इस वक्त की अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दों पर जब भी देश को जरूरत पड़ी, जैसे कभी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात हुई, कभी गौ रक्षकों को लेकर बात हुई, तब भी अपनी मन की बात हमेशा प्रणब दा करते हुए नजर आए। और कैसा कार्यकाल रहा, आगे रामनाथ कोविंद जी की क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। लोकतंत्र में कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल ए के बख्शी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सैन्य सचिव है राष्ट्रपति भवन के। साथ ही हमारे साथ आमिर हैदर साहब, वरिष्ठ नेता कांग्रेस के, जुड़े हुए हैं। स्वागत है आमिर हैदर साहब आपका। गोविंद पंतराजू जी, सलाहकार संपादक एपीएन के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है
आपका गोविंद जी, और साथ ही सुधांशु मित्तल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल ए.के. बख्शी जी, आप ही के पास में आऊंगा कि देखा गया यहाँ पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल आज खत्म होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। आप किस तरह से यहाँ पर देखते हैं उनके कार्यकाल को, और कहा गया है कि जब भी जरूरत पड़ी है तब खुलकर सामने आए, अपनी बात उन्होंने रखी है। इसमें कोई शक नहीं है, जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला था इनसे बहुत अपेक्षाएं भी थीं कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता थे और संकट मोचन भी कहलाए जाते थे, और इन्होंने और बड़े परिपक्व भी हैं जी, बहुत ज्ञानी है। मुझे याद है एक बारी शुरू में जब मैं इनके साथ कहीं पे जा रहा था तो मैंने एक सवाल इनसे पूछ लिया कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन सेंटर में इतनी पावर क्यों है, क्योंकि स्टेट्स में होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे जिस तरीके से जवाब दिया, इन्होंने 2 ट्रिप्स जब हम लोग चल रहे थे साथ, तो 2 ट्रिप्स में इन्होंने मुझे समझाया पूरा जी। और उसके बाद खैर सिलसिला जारी रहा और मैं खुद इनसे बहुत सीखा हूँ। और इन्होंने जिस शान से प्रेसिडेंसी की है वो सब वो देखने लायक है। जिस तरह उन्होंने शुरू में पुस्तकालय का एकदम नवीनीकरण किया, जिस तरह से इन्होंने आर्टिस्ट्स को बुलाया और राष्ट्रपति भवन में उनको ठहराया और जो लेखक थे उनको भी ठहराया, उनसे सलाह ली, जिस तरह से म्यूज़ियम बनाया, जिस तरह से इन्होंने काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और बाकी तो खैर पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने कई बातों के ऊपर अपने विचार साफ प्रकट किए हैं। सुधांशु मित्तल जी, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर नारायण और यहाँ तक कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं कि उस वक्त रायसीना हिल्स और जब रेसकोर्स रोड था, लोक कल्याण मार्ग, वहाँ पर थोड़ी बहुत तनातनी देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं कि बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम किया गया। और यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कार्यकाल यहाँ पर रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का, वो बहुत शांति से, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इतने भावुक भी हो गए कि अपने पिता तुल्य भी बताया। तो आप किस तरह से देखेंगे इनके कार्यकाल को? देखिए, प्रणब दा का कार्यकाल इसलिए भी स्वाभाविक तौर पर अद्भुत होता क्योंकि उनका संसद में जो उनकी पारी थी वो बहुत लंबी पारी, एक 30-35 साल का सांसदीय अनुभव। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति से, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र से इतना अधिक जुड़ाव जिसमें हो, वो संस्थाओं की मर्यादा और उस सर्वोच्च पद की गरिमा को बहुत अच्छी तरह समझता। और इसीलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में निष्पक्षता के साथ अपने पद का निर्वाह करा। कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि एक कांग्रेस द्वारा मनोनीत व्यक्ति एक भाजपा शासित केंद्र सरकार में कोई दोहरे मापदंड किसी भी तरीके के अपना रहा हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में 5 साल में 3 साल का कार्यकाल जो है वो एनडीए का रहा है और 2 साल का कार्यकाल यूपीए का रहा है। हाँ। तो जिस प्रतिष्ठा और गरिमा से उन्होंने एनडीए में अपना कार्यकाल संभाला, वही उनका यूपीए में और एनडीए में कोई उनके कार्यकाल और कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एक बड़प्पन दिखाता है एक व्यक्तित्व का कि उस पद पे पहुंचने के बाद सोच में राजनीति के प्रति क्या परिवर्तन आता है। जैसे मैं एक चीज, पता नहीं लोगों ने इतना अनुभव करा कितना नहीं करा, लेकिन उनके सारे चिंतन में संसद की सर्वोच्चता वो बार बार दिखाई दी और इसीलिए संसद चलती रहे, संसद में गतिरोध ना हो, संसद में हंगामे के प्रति की वजह से संसद का कार्य रोक दिया जाए, ये उसके अत्यंत खिलाफ थे। चाहे वो यूपीए का जमाना हो चाहे एनडीए का जमाना हो,
क्योंकि उनको लगता था कि इससे समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है, लोगों की जो आस्था इन 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 संस्थाओं पे है वो कहीं अगर खत्म हो गई या कम हो गई तो प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। और इसीलिए हर चिंतन में आपने देखा हो वो बार बार कहते थे कि नहीं, जिसको अपनी बात रखनी है वो सदन के पटल पे रखे, लेकिन सदन चलना चाहिए, सदन जो है उसकी कार्रवाई को जो है उसको व्यवधान नहीं पड़ना किसी भी तरीके से चलनी चाहिए, प्रावधान उसमें वो नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ये जो मूलभूत सोच है ये किसी प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष से प्रेरित नहीं थी, वो संसद की गरिमा और वो भी लोगों की निगाह में। आपने बार बार सुना, वो कहते थे देखिए देश देख रहा है और देश के सामने आप क्या उदाहरण रख रहे हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है और ये जो चिंतन है ये बहुत ही सराहनीय चिंतन है और ये राजनीति को मार्गदर्शन देने वाला चिंतन है। और बिल्कुल तो हिंदुस्तान की राजनीति उनकी वजह से जी बिल्कुल बहुत सीखना भी चाहिए, एनरिच जिसको कहते हुए देश को एक रास्ता भी दिखाया। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है कि अपने कार्यकाल के तौर पर राष्ट्रपति पद की गरिमा को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं और जिस तरह से कार्यकारिणी के साथ संबंध बनाने की बात होती है, तालमेल बनाने की बात होती है, वो तालमेल भी यहाँ पर पूरी तरह से देखा गया है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में 3 साल का उनका कार्यकाल रहा, लेकिन कभी भी रायसीना हिल्स और जो पहले रेसकोर्स रोड था अब लोक कल्याण मार्ग है, वहां पर कभी भी तनातनी नहीं देखी गई। इस वक्त की अगर बात की जाए तो तमाम मुद्दों पर जब भी देश को जरूरत पड़ी, जैसे कभी अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बात हुई, कभी गौ रक्षकों को लेकर बात हुई, तब भी अपनी मन की बात हमेशा प्रणवदा करते हुए नजर आए। और कैसा कार्यकाल रहा, आगे रामनाथ कोविंद जी की क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, इस पर हम बातचीत करेंगे। लोकतंत्र में कई मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी जी जुड़े हुए हैं, पूर्व सैन्य सचिव है राष्ट्रपति भवन के। साथ ही हमारे साथ आमिर हैदर साहब वरिष्ठ नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। स्वागत है आमिर हैदर साहब आपका। गोविंद पंतराजू जी सलाहकार संपादक APN के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है आपका गोविंद जी। और साथ ही सुधांशु मित्तल जी राष्ट्रीय प्रवक्ता BJP के जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु जी। सबसे पहले लेफ्टिनेंट जनरल AK बख्शी जी आप ही के पास में आऊंगा कि देखा गया यहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जो कार्यकाल आज खत्म होने जा रहा है और अब से कुछ देर बाद वो संबोधित भी करेंगे। आप किस तरह से यहां पर देखते हैं उनके कार्यकाल को, और कहा गया है कि जब भी जरूरत पड़ी है तब खुलकर सामने आए, अपनी बात उन्होंने रखी है। इसमें कोई शक नहीं है, जब से इन्होंने कार्यकाल संभाला था इनसे बहुत अपेक्षाएं भी थीं कि क्योंकि बहुत वरिष्ठ नेता थे और संकट मोचन भी कहलाए जाते थे और इन्होंने और बड़े परिपक्व भी हैं जी, बहुत ज्ञानी है। मुझे याद है एक बारी शुरू में जब मैं इनके साथ कहीं पे जा रहा था तो मैंने एक सवाल इनसे पूछ लिया कि हम लोग कहते हैं कि हम लोग यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं, लेकिन सेंटर में इतनी पावर क्यों है, क्योंकि स्टेट्स में होनी चाहिए। तो इन्होंने मुझे जिस तरीके से जवाब दिया, इन्होंने 2 ट्रिप्स जब हम लोग चल रहे थे साथ, तो 2 ट्रिप्स में इन्होंने मुझे समझाया पूरा जी। और उसके बाद खैर सिलसिला जारी रहा और मैं खुद इनसे बहुत सीखा हूँ। और इन्होंने जिस शान से प्रेसिडेंसी की है वो सब वो देखने लायक है। जिस तरह उन्होंने शुरू में पुस्तकालय का एकदम नवीनीकरण किया, जिस तरह से उन्होंने आर्टिस्ट्स को बुलाया और राष्ट्रपति भवन में उनको ठहराया और जो लेखक थे उनको भी ठहराया, उनसे सलाह ली, जिस तरह से म्यूज़ियम बनाया, जिस तरह से इन्होंने काफ़ी एक्टिव रहे हैं। और बाकी तो खैर पूरे देश ने देखा है कि किस तरह से इन्होंने कई बातों के ऊपर अपने विचार साफ प्रकट किए हैं। सुधांशु मित्तल जी, संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, AKR नारायण और यहाँ तक कि
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे कई राष्ट्रपति ऐसे रहे हैं कि उस वक्त रायसीना हिल्स और जब रेसकोर्स रोड था, लोक कल्याण मार्ग, वहाँ पर थोड़ी बहुत तनातनी देखने को मिलती थी, लेकिन कुछ ऐसे भी रहे हैं कि बहुत शांति के साथ, बहुत अच्छे तालमेल के साथ काम किया गया और यहाँ पर भी ऐसा ही देखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जो कार्यकाल यहाँ पर रहा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी का, वो बहुत शांति से, बहुत अच्छे तरीके से हुआ। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार इतने भावुक भी हो गए कि अपने पिता तुल्य भी बताया। तो आप किस तरह से देखेंगे इनके कार्यकाल को? देखिए, प्रणब दा का कार्यकाल इसलिए भी स्वाभाविक तौर पर अद्भुत होता क्योंकि उनका संसद में जो उनकी पारी थी वो बहुत लंबी पारी, एक 30-35 साल का सांसदीय अनुभव। तो जो व्यक्ति हिंदुस्तान की राजनीति से, हिंदुस्तान की प्रजातंत्र से इतना अधिक जुड़ाव जिसमें हो, वो संस्थाओं की मर्यादा और उस सर्वोच्च पद की गरिमा को बहुत अच्छी तरह समझता। और इसीलिए स्वाभाविक है कि उन्होंने अपने कार्यकाल में निष्पक्षता के साथ अपने पद का निर्वाह करा। कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि एक कांग्रेस द्वारा मनोनीत व्यक्ति एक भाजपा शासित केंद्र सरकार में कोई दोहरे मापदंड किसी भी तरीके के अपना रहा हो, क्योंकि उनके कार्यकाल में 5 साल में 3 साल का कार्यकाल जो है वो एनडीए का रहा है और 2 साल का कार्यकाल यूपीए का रहा है। हाँ। तो जिस प्रतिष्ठा और गरिमा से उन्होंने एनडीए में अपना कार्यकाल संभाला, वही उनका यूपीए में और एनडीए में कोई उनके कार्यकाल और कार्यशैली में कोई फर्क नहीं आया। और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत एक बड़प्पन दिखाता है एक व्यक्तित्व का कि उस पद पे पहुंचने के बाद सोच में, राजनीति के प्रति क्या परिवर्तन आता है। जैसे मैं एक चीज, पता नहीं लोगों ने कितना अनुभव करा कितना नहीं करा, लेकिन उनके सारे चिंतन में संसद की सर्वोच्चता वो बार बार दिखाई दी और इसीलिए संसद चलती रहे, संसद में गतिरोध ना हो, संसद में हंगामे के प्रति की वजह से संसद का कार्य रोक दिया जाए, ये उसके अत्यंत खिलाफ थे। चाहे वो यूपीए का जमाना हो चाहे एनडीए का जमाना हो, क्योंकि उनको लगता था कि इससे समाज में जो राजनीतिक व्यवस्था है उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही है। लोगों की जो आस्था इन संस्थाओं पे है वो कहीं अगर खत्म हो गई या कम हो गई तो प्रजातंत्र का बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाँ। और इसीलिए हर चिंतन में आपने देखा हो वो बार बार कहते थे कि नहीं, जिसको अपनी बात रखनी है वो सदन के पटल पे रखे, लेकिन सदन चलना चाहिए। सदन जो है उसकी कार्रवाई को जो है उसको व्यवधान नहीं पड़ना किसी भी तरीके से चलनी चाहिए, प्रावधान उसमें वो नहीं होना चाहिए। हाँ। तो ये जो मूलभूत सोच है ये किसी प्रतिपक्ष या सत्ता पक्ष से प्रेरित नहीं थी, वो संसद की गरिमा और वो भी लोगों की निगाह में। आपने बार बार सुना, वो कहते थे देखिए देश देख रहा है और देश के सामने आप क्या उदाहरण रख रहे हैं। तो ये जो संवेदनशीलता है और ये जो चिंतन है ये बहुत ही सराहनीय चिंतन है और ये राजनीति को मार्गदर्शन देने वाला चिंतन है। और बिल्कुल तो हिंदुस्तान की राजनीति उनकी वजह से जी बिल्कुल बहुत सीखना भी चाहिए, एनरिच जिसको कहते हुई। जी बिल्कुल, प्रणब के बारे में भी यहाँ पर बात करेंगे। मैं बात यहाँ पर कर रहा था गोविंद जी आपसे, और गोविंद जी आपको क्या लगता है कि क्या ये बात मानी जाए कि राष्ट्रपति पद की गरिमा को नित नई ऊंचाइयों पर लेकर गए थे प्रणब मुखर्जी, और आने वाले जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उनसे भी वही उम्मीद की जाती है? उम्मीद तो बिल्कुल जो नए राष्ट्रपति हैं उनसे देश को वही उम्मीदें होंगी। और जो बात आपने कही हिमांशु की, एक नई ऊंचाइयों तक प्रणब दा ने जो राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है उसको पहुंचाया था, इसमें कोई संदेह नहीं। अब कलाम साहब ने एक राष्ट्रपति के तौर पर आम आदमी को राष्ट्रपति भवन से जोड़ा था, और क्योंकि वो राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं थे इसलिए
उनका इस तरह का जुड़ाव समझ में आता था। लेकिन प्रणब मुखर्जी के आने के बाद राष्ट्रपति भवन और ज्यादा एक तरह से लोकतांत्रिक संस्था का शीर्ष स्थल बना। और जैसे नरेंद्र मोदी ने भी प्रधानमंत्री के तौर पर कहा कि वो मेरे लिए अनेक बार पितातुल्य थे, तो कहीं न कहीं वो भारतीय लोकतंत्र के एक अभिभावक के तौर पर प्रणब मुखर्जी सामने आए। एक राजनेता के तौर पर वो जब भी रहे बेहद संजीदा राजनेता थे। भारत के रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर जो दायित्व उन्होंने निभाए, कभी उन दायित्वों को लेकर कोई सवाल नहीं उठा। एक सांसद के तौर पर वो बेहतरीन सांसद थे, उनको पुरस्कार इस बात का मिला। तो अंततः जब एक राष्ट्रपति के तौर पर उनकी भूमिका एक सक्रिय राजनीति से एक वरिष्ठ अभिभावक के तौर पर आई, वहां पर भी उन्होंने वो सब काम किए और उनके व्यवहार से कहीं ऐसा नहीं लगा कि वो इतने लंबे राजनीतिक जीवन में जो सहजता उनके अंदर है वो सहजता कहीं कम हुई। भारत के गणतंत्र के प्रति जो उनकी संजीदगी है वो आज के उनके वक्तव्य में भी दिखी। और आज ऐसा भी लगा कि वो शायद एक संतोष के भाव से इस जो उनकी राजनीतिक पारी है उसका समापन वो कर रहे हैं, क्योंकि आज वो भावुक नहीं दिखे। हाँ। इसके पहले अभी जीएसटी का जो कार्यक्रम हुआ था संसद में, उसमें जब उनका वक्तव्य था उस वक्त कहीं भावुकता दिखाई दे रही थी। लेकिन आज एक ऐसे संतुष्ट अभिभावक जिसने जो काम उसको मिला था उस काम को बखूबी निभाया और एक उम्मीद के साथ वो आगे उस काम को नए जिम्मेदार लोगों को देके जा रहा है, इस भाव के साथ उनका संबोधन था। तो मुझे लगता है कि ये उनसे पूरे देश को सीखना चाहिए। हाँ। आमिर हैदर साहब, आप क्या कहेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल पर? सब बहुत ही संतोषजनक कार्यकाल रहा है और हिंदुस्तान सबसे बड़ी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, और उसके सबसे बड़े पद पे बैठने के बाद ये किसी पार्टी से, कांग्रेस से जुड़े थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने कहीं महसूस नहीं होने दिया कि हम किसी पार्टी विशेष से जुड़े हैं। इन्होंने बिल्कुल निष्पक्ष इनका एटीट्यूड था और उसके बाद इस गरिमा को, ऐसा इतना बड़ा पद था, उसकी गरिमा को और बढ़ाया इन्होंने 5 साल में। इन 37 साल के इस कार्यकाल में इन्होंने सांसद रहे, मिनिस्टर रहे सेंट्रल गवर्नमेंट के, और इन्होंने जो अपना व्यवहार था उसके बाद जब चलने लगे तो एक बड़े के जैसे बड़ा घर का जाता है, कहीं रुखसत होता है तो अपने घर वालों को समझा जाता है, उस तरह उन्होंने बताया अध्यादेश नहीं लाना चाहिए, ये गलत है डेमोक्रेसी में, मजबूरी में कहीं जरूरत हो तो लाए, लेकिन नहीं लाना चाहिए। दूसरी बात ये कहा, विपक्ष को भी कहा उन्होंने कि विपक्ष को ज्यादा उसका ज्यादा जनता की आवाज उठाना चाहिए, उससे करके उससे जनता के ऊपर गलत असर जाता है, ये कहा। उसके बाद इन्होंने नसीहत की है मौजूदा गवर्नमेंट को भी कि गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि सबको साथ लेके चले और ऐसा माहौल बनाए कि डेमोक्रेसी को, और ये डेमोक्रेसी के संरक्षक के रूप में इन्होंने स्थापित किया। इन्होंने अपने कार्यकाल को ऐसा सिद्ध किया, तो मैं समझता हूँ जितने 14 राष्ट्रपति हुए, 14वें ये हुए हैं, हाँ। तो इन्होंने 13 राष्ट्रपतियों में 4-5 राष्ट्रपति जो गिने जाते हैं शायद उसमें अपना नाम जोड़ लिया है प्रणब मुखर्जी ने। जी बिल्कुल, ये बात इसमें कोई दो राय वाली नहीं है कि एक अलग ही एक मुकाम यहाँ पर हासिल किया, एक अलग ही यहाँ पर नाम जोड़ लिया है। जनरल बख्शी, जब अब्दुल कलाम जी को याद किया जाता है तो उनके बारे में कहा जाता है कि राष्ट्रपति भवन की बाउंड्री पर जो कांच के टुकड़े लगे थे वो कांच के टुकड़े हटवा दिए थे कि किसी पक्षी को कोई चोट न लगे, पक्षी कोई घायल ना हो। अब यहाँ पर प्रणब दा की बात की जाती है तो प्रणब दा ने भी जो राज्यपाल और राष्ट्रपति के आगे महामहिम लगाने की परंपरा उसको खत्म किया, एक संग्रहालय बनाया गया, तो आम लोगों से जुड़ने की लगातार कोशिश करते रहे। कलाम साहब ने भी ऐसा किया, प्रणब दा भी ऐसा करते रहे, तो इसको किस तरह से देखा जाए? आप वहाँ पर रहे हैं, आपको आपकी कुछ ऐसी यादें जो हाँ लोगों को प्रेरित कर सकें और बता सके कि आम इंसान से कोई दूरी नहीं बना के रखी थी? इसमें कोई शक नहीं है कि हर राष्ट्रपति जब आते हैं तो जो उनके साथ पूरी टीम होती है वो कुछ ना कुछ जोड़ते हैं, राष्ट्रपति भवन में कुछ ना कुछ करते हैं। जैसे मैं बताऊं, इनसे पहले प्रतिभा पाटिल जी थी जिनके साथ मैं सैन्य सचिव था, उन्होंने पूरे राष्ट्रपति को भवन को एक ग्रीन एनवायरनमेंट दिया और इसको बाकायदा
इसकी तुलना भी करवाई गई और हर राज्य भवन को इनकरेज किया गया कि वो लोग भी अपने अपने कैंपस को ग्रीन बनाएं और एक उदाहरण सेट करें। उसी तरह उन्होंने बिजनेस डेलीगेशंस को साथ में ले जाने का विदेश में प्रोग्राम बनाया था, उसको बहुत प्रोत्साहन दिया और बहुत अच्छी बड़ी डेलीगेशन जाती थी और जिस भी देश में हम लोग जाते थे उनकी बिजनेस डेलीगेशंस के साथ नेटवर्क करते थे, उनके भी वाणिज्य मंत्री वगैरह आकर के उनको संबोधन करते थे ताकि बिजनेस टर्म्स ऑफ बिजनेस ईज आउट हो जाए, ईज ऑफ बिजनेस हो जाए। जब प्रणब दादा आए तो इन्होंने पहले भी राष्ट्रपति भवन में आप जा सकते थे देखने, लेकिन इन्होंने उसको बहुत ही विस्तार रूप से पब्लिक किया और बाकी बाकायदा गाइड्स इंडक्ट किए गए और वो उनको दिखाते हैं हर जगह वहाँ। जिसी तरह अपने क्या कहते हैं कलाम साहब ने भी गार्डन्स बहुत बनाए थे, उन्होंने एक योगा गार्डन, मेडिटेशन गार्डन बनाया, हर्बल गार्डन बनाया और इस तरह से लोगों को प्रोत्साहित किया इस सब करने के लिए। तो जब प्रणब राज की टीम आई थी तो मुझे याद है मैं 1 साल तक था उनके साथ, तो उन्होंने पूरे राष्ट्रपति भवन को पब्लिक के लिए खोला, गाइड बनाए, फिर उसके बाद वहाँ पर काफ़ी लोगों से संपर्क बहुत हुआ, वहाँ के कर्मचारी बहुत हैं उनके साथ हुआ, उनके परिवारों के साथ हुआ। फिर धीरे धीरे वहाँ जो म्यूज़ियम बनाने की, क्योंकि बहुत वहाँ पर गिफ्ट्स आते मिलते हैं प्रेसिडेंट्स को और वहाँ पे मेमोरेबलिया हैं जो कि रखने की जगह नहीं थी, तो उसके लिए एक जर्जर जगह थी, वो काफ़ी वहाँ बिल्डिंग ख़राब हो चुकी थी, उसको उन्होंने ठीक ठाक करवा करके ये सारी चीजें बिल्कुल। सुधांशु मित्तल जी, एक चीज यहाँ देखी गई है कि जैसा राष्ट्रपति प्रणब दा के बारे में बात यहाँ पर की जा रही थी, एक अच्छा खासा लंबा एक्सपीरियंस उनके पास था और रामनाथ कोविंद जी के बारे में भी कहा जाता है कि खासा लंबा एक्सपीरियंस उनके पास भी है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जिस कसौटी पर प्रणब दा खड़े उतरे, रामनाथ कोविंद जी से भी कई सारी चुनौतियां हैं जिनका उनको सामना यहाँ पर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी चुनौतियां होंगी जिनका उनको सामना करना होगा और क्या पूरी कसौटी पर यहाँ पर खड़ा उतरेंगे? उम्मीदों की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए, अगर इसका राजनीतिकरण नहीं होगा लोगों द्वारा, तो राष्ट्रपति किसी के लिए भी कोई विशेष चुनौतियां इसलिए नहीं होंगी क्योंकि ये सब जो है संविधान से बंधे हुए हैं और ये सब वो व्यक्ति हैं जिनको संविधान के प्रति बहुत निष्ठा है। तो जब आपको संविधान के प्रति निष्ठा होती है, आप अपने दायरे में बंधे रहते हैं, आप जो संविधान की भावनाएं हैं उसका आदर करते हैं, तो फिर चुनौतियां भी नहीं होती हैं। चुनौतियां वहां होती है जहां जो उत्तरदायित्व संविधान में राष्ट्रपति जी को दिया गया है उसके आगे जब बढ़ के उत्तरदायित्व संभालने की कोशिश होती है। हिंदुस्तान के इतिहास में 1-2 बारी ये चीज देखी जा चुकी है, लेकिन तब भी कोई ज्यादा भटकाव नहीं आया। रामनाथ कोविंद जी की जो शख्सियत है और जो व्यक्तित्व है वो सुधांशु मित्तल जी, अब वक्त चूंकि कम बचा है तो जो आने वाले हमारे जो राष्ट्रपति हैं जो रामनाथ कोविंद जी हैं उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा। और जो मुख्य चुनौतियां, कई बार विषम परिस्थितियों की बात यहां पर की जाती है, कई बार सामने राष्ट्रपति के आगे कई चुनौतियां होती है, तो उन चुनौतियों में क्या उम्मीद है, किस तरह से उनका सामना किया जाएगा रामनाथ कोविंद जी की तरफ से? क्योंकि रामनाथ कोविंद जी खुद एक अधिवक्ता रहे हैं, उनको संविधान की बहुत अच्छी जानकारी है। सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने वकालत करी और इस वजह से जो हिंदुस्तान का प्रजातंत्र है और जो संविधान में भावनाएं हैं उनको सजगता के साथ कैसे उनकी रक्षा करी जाए। देखिए, आपने सुना होगा प्रणब दा ने 3 शब्दों का इस्तेमाल करा। उन्होंने कहा टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट और टू डिफेंड। राष्ट्रपति को ये 3 चीजें बहुत संजीदगी के साथ करनी है, टू प्रिजर्व, टू प्रोटेक्ट एंड टू डिफेंड।
और नए राष्ट्रपति जो आ रहे हैं वो तीनों चीजों में, जी, तीनों भावनाओं में बहुत ही परिपक्व हैं। तो उनके कार्यकाल में एक नयापन और एक नई ऊंचाइयां देखने की मैं संभावनाएं देखता हूं। और दूसरा, कुछ हलकों में, कुछ चैनलों पे मैंने ये देखा कि भाई अब तो राष्ट्रपति भी इनके, उपराष्ट्रपति भी इनके, प्रधानमंत्री भी इनके, स्पीकर भी इनके, तो अब जो है प्रजातंत्र खतरे में आ गया। ठीक तो है। आमिर हैदर साहब, वक्त, प्रजातंत्र बिल्कुल बिल्कुल, आमिर हैदर साहब, वक्त की चूंकि कमी है, आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी नए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी से? ऐसा है कि अभी जो इन्होंने भाषण दिया हमारे मुखर्जी ने, इतना गर्मामयी भाषण दिया है। और उसके बाद देखिए उन्होंने ये भी बताया है कि बड़कपन ये होता है कि उन्होंने इंदिरा गांधी को कोट किया, और लोगों को कोट किया, तो इधर अटल बिहारी जी को उन्होंने बताया, उसका अडवाणी साहब को बताया, और ये कहा कि इनसे मधुर संबंध बने रहे हमसे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। ये बड़ा गर्मामयी भाषण। और मैं समझता हूँ ये कोविंद जी जो आए हैं नए राष्ट्रपति, इस कुर्सी पे बैठ के तो संरक्षण करता है, वो पूरे देश को एक साथ एक सूत्र में बांधने का उससे उम्मीद की जाती है। और राम गोविंद जी बिहार में रहे, इनका कार्यकाल अच्छा रहा, कोई टिप्पणी सुनने को नहीं आई। इससे ऐसी उम्मीद की जाती है कि ऐसे हालात में देश जिस हालात से गुजर रहा है, ये प्रणब मुखर्जी जो दे के गए हैं, मैं समझता हूँ इससे बहुत कुछ इनको ये ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये ऐसे लगेंगे कि देश के अंदर सबको साथ लेके चलेंगे, और संरक्षक जैसे हमारा देश का सबसे बड़ा पद है उसको और गरिमामयी बनाएंगे, और सबको उनको संतोष लेके चलेंगे। वैसे लोग कहते हैं विचारधारा से एक आए हैं, लोगों को ये शक्का है, तो हमें उम्मीद है जिस कुर्सी पे, बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं, जब बड़ी कुर्सी पर किसी विचारधारा से नहीं रहता, वो पूरे देश का सबसे बड़ा सम्मानित पद है। इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है राम गोविंद जी से, देश के अंदर ये अच्छे राष्ट्रपति ये भी साबित होंगे, जैसे प्रणब मुखर्जी 5 साल में इन्होंने कार्यकाल दिखाया है। किसी विचारधारा ये भी जुड़े थे, लेकिन 5 साल में प्रूव कर दिया प्रणब मुखर्जी ने। संक्षेप में फाइनल कमेंट आपसे बैठा हो, इस कद की कुछ उम्मीद की जाती है। बिल्कुल गोविंद जी, एक संक्षेप में फाइनल कमेंट आपसे भी लेना चाहूंगा। देखिए हिमांशु, क्योंकि रामनाथ कोविंद एक राज्यपाल के तौर पर उन संवैधानिक मर्यादाओं की एक अग्नि परीक्षा पहले दे के आए हैं बिहार में, तो इसलिए वो कैसा करेंगे इसका प्रमाण तो बिहार में राज्यपाल के तौर पर उनका कार्यकाल रहा है। जिन लोकतांत्रिक परंपराओं का उन्होंने वहां निर्वहन किया है, जिसको बिहार के मुख्यमंत्री ने खुद जिस पर मोहर लगाई थी, वो उनके पक्ष में है। अंबेडकर के वो अनुयायी हैं, अंबेडकर के विचारों के वो उनसे बहुत उन्होंने प्रेरणा ली है। तो निश्चित तौर पर अंबेडकर के बनाए संविधान के प्रति भी उनका जो नजरिया है वो उसी तरह का जिम्मेदारी पूर्ण होगा जैसा प्रणब मुखर्जी का था। तो इसलिए हमें यही उम्मीद यहाँ पर करनी चाहिए कि प्रणब मुखर्जी की विरासत एक सही हाथ में आई। बिल्कुल, और यही उम्मीद हम यहाँ पर करेंगे भी। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लोकतंत्र में चर्चा के लिए। तो उम्मीद यहाँ पर यही की जा रही है कि प्रणब मुखर्जी जिस तरह से राष्ट्रपति पद की गरिमा को आगे बढ़ाते हुए नजर आए, रामनाथ कोविंद जी एक कदम और उसे आगे बढ़ाएं। लोकतंत्र में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत।